नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सोल्व करेंगे कलाम प्री रीड 2.0 पेपर। ये पेपर लेवल 1 हिंदी है, लैंग्वेज 1। वैसे लैंग्वेज में कोई डिफरेंट नहीं है, जो लैंग्वेज 1 का पेपर है वही लैंग्वेज 2 का है, बस 1-2 क्वेश्चन का अंतर है, बाकी सेम पेपर है। तो आप लैंग्वेज 1 वाले और 2 वाले इस पेपर को देखिए और सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा था। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ से 31 से 35 तक के आंसर देने हैं। पैराग्राफ पढ़िए। अपने ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन के बाद यह उद्घोष किया है, गांवों विश्वस्य मात्रः। भारतवर्ष में सदियों से गाय धन और धान्य की धात्री अर्थात एक उपयोगी पशु मात्र ही नहीं, वरन यहाँ के लोग उसे पवित्र और पूज्य मानकर अत्यंत आस्था का भाव रखते हैं। गोधन के प्रति आदर भाव हमारी पुरातन संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है। द्वापर काल में गोपाल के नाम से विख्यात यदुकुल तिलक श्री कृष्ण स्वयं ग्वाला बनकर गौ सेवा करता दृष्टिगोचर होते हैं, तो मध्यकाल में हमें अकबर के राज्यकाल में गौ रक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था के उल्लेख दिखाई देते हैं। इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पर हमें 31 से 35 तक के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। गद्यांश में प्रयुक्त निम्न समस्त पदों में से किसमें कर्मधारी समास प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर देखिए कर्मधारी किसमें है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है गोधन, गो रूपी धन, तो यहाँ पर कर्मधारी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला प्रश्न है, संधि की दृष्टि से बेमेल है, संधि की दृष्टि से बेमेल बताना है। तो यहाँ पर देखिए विधन अवस्था, पोधन अत्र, इत्र और अतिधन अंत, इन सभी में स्वर संधि है, लेकिन धात्री में कोई संधि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखिए 33। निम्न में से कौन सा शब्द गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? 4 शब्द दिए गए हैं, गहन, पवित्र, आस्था और अच्छी। तो गहन और अच्छी तो वैसे ही विशेषण होते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से कौन सा विशेषण की तरफ प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो गहन चिंतन, तो यहाँ पर देखिए गहन ये दे रखा है, आस्था, अत्यंत आस्था, पवित्र, ये सारे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो ऋषि मुनियों ने गहन चिंता के बाद, तो यहाँ पे तो विशेषण का प्रयोग हो रहा है। अत्यंत आस्था, अत्यंत स्वयं एक विशेषण है और आस्था इसकी विशेषता नहीं बता सकता, तो ये आस्था ही देखते हैं, अभी छोड़ते हैं। पवित्र, एक उपयोगी पशु मात्र नहीं, यहाँ के लोग उसे पवित्र, तो ये भी विशेषण का काम कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, आस्था, क्योंकि आस्था के पहले स्वयं विशेषण शब्द लगा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आस्था होगा। निम्न में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में वी उपसर्ग है, यहाँ पर सम उपसर्ग है, उपयोगी में उपसर्ग है, उपधन, योगधन और ई प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन जो बी ऑप्शन है यहाँ पर 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, एक हुआ है वी और एक हुआ है अ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। ओके। अगला प्रश्न है 3। किस युग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, डिफरेंट है? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए गो, गौ, गोरी, तो राइट आंसर ए में ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं। गेया, धेनु, भद्रा, ये भी गाय के हैं। दोग्धी, रोहिणी और सुरभि, ये भी गाय के हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है पयस्विनी, गाय और देवपगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये सारे गाय के नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन में गाय के पर्यायवाची दिए गए हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? डी। अगला प्रश्न है 36। पहले यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ के बाद हमें 36 से लेकर जो 40 तक के उनके क्वेश्चन देने हैं, यानी 5 क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। तो पैराग्राफ पढ़ लीजिए, यह महाराणा प्रताप से संबंधित पैराग्राफ है। ओके। यह कहकर भामाशाह ने अपने साथ आए प्रथा बिल का परिचय महाराणा से करवाया। भामाशाह ने बताया कि किस प्रकार प्रथा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूर्वजों के गुप्त खजाने की रक्षा की और
आज उसे लेकर वह स्वयं सामने उपस्थित हुआ है। मेरे पास जो धन है वह भी पूर्वजों की पूंजी है। मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा तो धन फिर कमा लूँगा। आप यह सारा धन ग्रहण कीजिए और मेवाड़ की रक्षा कीजिए। भामाशाह का यह निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मेवाड़ के इस वृद्ध मंत्री ने अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ प्रताप की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की। माना जाता है कि यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि उससे वर्षों तक 25,000 सैनिकों का खर्चा पूरा किया जा सकता था। अब पैराग्राफ के बाद यहाँ पर 36 से 40 के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की। रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ बताना है। यानी याचना शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आदेश, निर्देश, आज्ञा या फिर प्रार्थना। तो देखिए यहाँ पर उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रार्थना की। ओके, अगला प्रश्न है 37, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो जो प्राण शब्द है वो हमेशा बहुवचन रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है गद्यांश में निम्न शब्दों में से लिंग की दृष्टि से बेमेल है। लिंग की दृष्टि से बेमेल है, राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी, समर्पण। संपत्ति होना, संपत्ति अच्छी है, रक्षा करनी चाहिए, निष्ठा पूरी रखो, ये सभी, और समर्पण अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अलग है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। 39, भामाशाह, क्वेश्चन देखिए 39, भामाशाह का यह निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? भामाशाह का यह निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। यहाँ पर ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, आप यह सारा धन ग्रहण कीजिए में, आप शब्द में वचन है, वचन पूछा गया है। आदर्श सूचक जो शब्द होते हैं उनमें बहुवचन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बहुवचन। अगला प्रश्न है विधेय के अंतर्गत निम्न में से वाक्य का कौन सा अंग नहीं आता है? तो राइट आंसर क्या होगा? विधेय के अंतर्गत कर्म, क्रिया और पूरक आता है, लेकिन कर्ता नहीं आता है। कर्ता किसके अंतर्गत आता है? ये उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 42, संयुक्त वाक्य का चयन करना है। मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया। मैंने बहुत बड़ा अजगर देखा। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। बालक बहुत रोया फिर सो गया। तो संयुक्त वाक्य बताना है। तो सी और बी तो क्या है? सरल वाक्य है। और पहला जो ए ऑप्शन है वो भी सरल वाक्य में आएगा। मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्रिया एक ही है इसलिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, बालक बहुत रोया फिर सो गया। अगर ए ऑप्शन में होता मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाया और सबको प्रसन्न किया, तब जाके यहाँ पर संयुक्त वाक्य होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए 43, कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब प्रयोग होता है, यानी कब उपयोग किया जाता है? दूसरे के कथन को उद्धृत करने के लिए जहां वाक्य पूरा होता हो, पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए, या फिर वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, ए, दूसरे के कथन को उद्धृत करने के लिए तो ये चिन्ह होता है। जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए ये होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर किसी चीज़ का आंसर, यानी कि कोई आंसर छोड़ा जाता है तो उस आंसर को फिल करने के लिए कोष्टक में जो दिया गया चिन्ह लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिए 44, कछुआ बिना रुके निरंतर चलता रहा, रेखांकित पदबंध है। बिना रुके निरंतर चलता रहा, 44वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, या फिर क्रिया विशेषण पदबंध है। तो राइट आंसर क्या हो? बिना रुके निरंतर चलता रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उचित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज के ज़माने में स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण कुछ लोग, आज के ज़माने में स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण कुछ लोग दूर की
दूर की कौड़ी लाने की कोशिश करते हैं, विरोधियों के दांत खट्टे करते हैं, जोड़ तोड़ मिलाते रहते हैं, या थाली के बैंगन बन जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आज के ज़माने में स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण कुछ लोग थाली के बैंगन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है 46। अब यहाँ से पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, इन्हें देखिए, इनका लेवल कैसा था। 46 देखिए, सद्वृत्तियों का विकास करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है? सद्वृत्तियों का विकास करना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिवृत्त्यात्मक होगा। अगला प्रश्न है, यह परीक्षा मुक्त प्रणाली है और इसमें प्रतिदिन परीक्षा है, यह कथन किस विधि के संदर्भ में उपयुक्त है? यह परीक्षा मुक्त प्रणाली है और इसमें प्रतिदिन परीक्षा है, यह डाल्टन विधि का कह सकते हैं संदर्भ है। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 48। मौन पठन उपयोगी है उच्चारण सुधारने में, पठन कौशल की शुद्धता में, भाषण कौशल के संवर्धन में, या फिर स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में? तो मौन उच्चारण सुधारने में तो मौन तो मन ही मन होता है, तो ए ऑप्शन तो गलत है। पठन कौशल की शुद्धता में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अंदर मन ही मन क्या पढ़ रहे हैं किसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे बी गलत हो जाएगा और सी भी गलत है। राइट आंसर है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, लेवल 2 में आया था ग्रहणात्मक कौशल, तो वहाँ पर राइट आंसर क्या था? ग्रहण करते हम कैसे? सुन करके और पढ़ करके। लेकिन अभिव्यक्त कैसे करेंगे? हम बोल करके और लिख करके, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। 49 का आंसर होगा बी। ओके, अगला प्रश्न देखिए 50। निम्न में से कौन सी विधि शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? व्याख्या विधि, तुलना विधि, व्यास विधि, या फिर गीत विधि? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51। निम्न में से किस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? तो किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है, किस प्रणाली में? तो राइट आंसर होगा सी, भाषा संस्कृत प्रणाली में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 52। किसी भाषा की पाठ्यपुस्तक निर्माण में वैचारिक सामग्री के चयन के सिद्धांत नहीं है। पूर्व कक्षा के पाठ्यचर्या का ध्यान रखना, विषय वस्तु शैक्षणिक उद्देश्य के अनुरूप हो, यह अनिवार्य नहीं कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय के संस्कृति की परिचायक हो, या फिर विषय वस्तु बालकों की रुचि व आवश्यकता के अनुकूल हो। तो नहीं पूछा है, ए बी और डी तो सिद्धांत है किसके? पाठ्यपुस्तक निर्माण में वैचारिक सामग्री के। लेकिन जो सी ऑप्शन है, यह अनिवार्य नहीं कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय के संस्कृति के परिचायक हो, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो 53 में आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक दृश्य सामग्री है। चित्र विस्तारक में क्या होता है? चित्र चलते रहते हैं, उसको हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 54। रचना शिक्षण की सर्वोपयुक्त विधि है, यानी कि रचना शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है, तुलना विधि है, व्यास विधि है, या शब्दार्थ कथन विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, प्रश्नोत्तर विधि रचना शिक्षण की सर्वोपयुक्त विधि है। अगला प्रश्न है अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भेद होते हैं, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सह शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्रिया है। सह शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्रिया कौन सी है? जीवन कौशल, अभिवृत्ति व मूल्य, कार्य शिक्षा, या उपर्युक्त सभी? तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी संबंधित क्रिया है किसकी? मूल्यांकन में सह शैक्षिक पक्ष की। अगला प्रश्न है 57। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सत्य असत्य, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सामान्य प्रत्यय स्मरण का, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न का, सादृश्य अनुभव प्रश्न का, या फिर मिलान प्रश्न का? तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न का। अगला प्रश्न है 58। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य कथन है, असत्य बताना, इसे चिकित्सीय शिक्षण भी कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक व्यक्तिगत प्रकार से किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षा केवल मंदबुद्धि विद्यार्थियों का ही होता है। डी निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक परीक्षण के लिए आधार है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य पूछा है, तो सी यहाँ पर राइट होगा, केवल मंदबुद्धि विद्यार्थियों का ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। उपचारात्मक शिक्षा
शिक्षण उस हर बालक के लिए क्या किया जा सकता है जो किसी समस्या से ग्रसित है, उसकी समस्या को पहचानेंगे और इसकी समस्या दूर की जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 59, निम्न में से कौन सा एक प्रश्न पत्र निर्माण का चरण नहीं है? परीक्षण की योजना बनाना, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना, अंतर्विषयीय विश्लेषण करना या फिर प्रश्नों का विश्लेषण करना। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र की पूछा है तो बी ऑप्शन देखिए, अंतर्विषयीय विश्लेषण करना, यानी कि विषय के अंदर ही अंदर क्या करना, विश्लेषण करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये प्रश्न पत्र से संबंधित नहीं है। अंतिम प्रश्न देखिए 60, खुली पुस्तक परीक्षा व लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की अनुशंसा किसने की? यशपाल समिति 1992-93, सीबीएसई की नीति संबंधी रिपोर्ट 1992, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राइट आंसर क्या होगा, खुली पुस्तक, लचीली, समय सीमा रहित, ये सभी बताए थे एनसीएफ 2005 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, ये थे टोटल 30 प्रश्न, इन्हें कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताएं आपके इनमें से कितने सही हो रहे हैं। मैंने अभी तक कलाम प्री रीड के सारे पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, लगभग लेवल 1 का ईवीएस बचा है वो भी अपलोड कर दूँगी। तो आप बताइए आपका सेफ स्कोर कितना हो रहा है, यानी कि आपका स्कोर कितना बन रहा है लेवल 2 वाले, क्योंकि मैंने लेवल 2 के सारे पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो आप देखिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।